बच्चों, मैं हूं आपकी सोशल साइंस की टीचर। तो हम सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। मैं 9th क्लास का भी सोशल साइंस पढ़ाऊंगी और 10th क्लास का भी सोशल साइंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मजे से सोशल साइंस पढ़ेंगे। और अभी वी आर टेकिंग क्लास ऑफ 10th और हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स और डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वाटर, सॉइल, ये सब रिसोर्सेज हैं। तो हम ये सब चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, ठीक है। उसके पहले नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022 एंड 23। क्या हो गया पेन को? ठीक, 2022-23 नया सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, सो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी क्लासेस जो रहेंगी क्लास 10th की, वो रहेंगी मंडे को। और कब रहेंगी? और रहेंगी थर्सडे को। मंडे और थर्सडे मेरी क्लासेस रहेंगी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, 7 PM to 8 PM, ठीक है। सो प्लीज कम एंड एंजॉय सोशल साइंस। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बोर नहीं होना है उससे, पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। सोशल साइंस बहुत फन है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें पता है कंटेंट में क्या है, चैप्टर में क्या है, तो एक ओवरव्यू रहता है क्या क्या पढ़ना है और काम इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर का पहला टॉपिक क्या होता है? इंट्रोडक्शन ही होता है ना भाई, क्या पढ़ रहे हैं यही बताता है ना चैप्टर। पहला पेज यही रहता है कि चैप्टर में इंट्रोडक्शन, मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम चैप्टर में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ओके, सेकंड टॉपिक है, यहां से हमारा एक्चुअल चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप्स, प्रकार। ओके, प्रकार ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज कैसे डेवलप होते हैं, क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, फोर्थ टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। भाई रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है, रिसोर्सेज तो हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, पर उनको प्लान करना क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है प्लानिंग की, ये पढ़ेंगे। तो हम रिसोर्सेज की प्लानिंग को पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में पढ़ेंगे हम। ओके, फिर टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। फिर टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। ये बहुत सारे टॉपिक जो है ना, ये हैं लैंड के बारे में। सबसे फिर जब हमने रिसोर्सेस प्लानिंग पढ़ ली, उसके बाद लैंड रिसोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, कैसे लैंड को यूटिलाइज किया जा रहा है, कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये मेजर्स है, ओके, ये मेजर्स है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है, लैंड खराब क्यों हो रहा है, उसमें क्या डिग्रेडेशन, मतलब वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, तो वो क्यों हो रहा है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ेंगे कि कैसे हम लैंड को बचा सकते हैं, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या है? फिर है सॉइल। फिर कौन सा टॉपिक है, नंबर क्या था? ओके, 7th टॉप, 7 टॉपिक्स हो गए हैं। फिर है 8th एंड द लास्ट टॉपिक सॉइल, मिट्टी। मिट्टी एज अ रिसोर्स, सॉइल भी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, उसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। बाप रे बाप, बहुत टाइप के सॉइल्स होते हैं, है ना, बताओ। और हमारा देश ऐसा है कि कितनी टाइप्स की सॉइल, इतना डाइवर्स है ना, बहुत डाइवर्स है हमारा इंडिया। चलो, तो हम ये सारी सॉइल्स पढ़ेंगे। उसके
उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल क्यों इरोड हो रही है, क्या है सॉइल इरोजन और क्या है सॉइल कंजर्वेशन, कैसे हम सॉइल को बचा सकते हैं, उसका जो वो इरोड हो रही है ना, जो वो खराब होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आज ना हम सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे, 4th टॉपिक तक हम आज पढ़ने वाले हैं इस पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, वो पार्ट 2 होगा, बाकी के टॉपिक्स हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है चैप्टर का, देखते हैं। क्या लिखा है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, वातावरण। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल है, जो भी प्रेजेंट है, जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमारी नीड्स क्या है, खाना, पानी, रहना, घर में रहते ना, मेटल्स जैसे गोल्ड, किसी को गोल्ड की नीड है भैया, उसको गोल्ड पहनना है। ठीक है, प्लेट्स जिसमें हम खाते हैं स्टील की बनी हुई होती है। तो बहुत सारी हमारी ऐसी डेली बेसिस पे नीड्स होती हैं। तो उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, मतलब हम उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, वो हमारे पास पहुंच पा रही हैं चीजें, इकोनॉमिकली फीजिबल है, मतलब हम उन रिसोर्सेज को खरीद पा रहे हैं। ठीक है, उन्हें अफोर्ड कर पा रहे हैं, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, मतलब हम उनको अपने कल्चर में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज रिसोर्स, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। तो व्हाट इज रिसोर्स, इसके नाम छोटे छोटे पॉइंटर्स देखते हैं। ठीक है, अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, क्या क्या करते हैं वो, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई नीड्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या 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 इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसको किन चीजों को, किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। इन क्राइटेरिया को, क्या है क्राइटेरिया, टेक्नोलॉजिकली ये पहला क्राइटेरिया कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, उन रिसोर्सेज को बाहर निकाल सके और उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड यहां लिख देती हूं मैं, सेकंड क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल, और थर्ड क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल वो मैंने बताया, इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली फीजिबल, और थर्ड क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल,
हमारे कल्चर में वो रिसोर्सेस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो कोई भी चीज whatever which is available in our environment, which is technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible is known as resource। ठीक है, तो ना जैसे इसको याद, जैसे कोई भी चीज याद करनी होती है ना बच्चों, तो एक काम किया करो ना, ऐसे जब हम उसको बिल्कुल वैसे पढ़ते हैं ना एकदम थ्योरी के उसमें, तो ना चीजें याद नहीं रहती हैं दिमाग में। ठीक है, तो एक ना ऐसा फ्लो चार्ट टाइप बना लिया करो आप। जैसे मैं आपको इस पे बताती हूँ, ठीक है, इस पे बताती हूँ। जैसे रिसोर्स का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बीच में लिखा रिसोर्सेस, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना दिया, उसमें ऐसे पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। और ये 3 पॉइंट लिख दिए, तो कहते हैं ना ये ना एक पिक्टोरल इमेज टाइप बन जाती है, तो वो चीजें याद रहती हैं। जब आप पेपर पे या कॉपी पे जब आप आंसर लिखते हो ना, तो ये चीजें ना याद रहती हैं, तो आपको बहुत बाद में बहुत ये रिकॉल करने में बहुत इंप्रूवमेंट होगी और बहुत फायदा करेगा ये। तो ये ऐसा किया करो, ठीक है। तो हाँ, तो इस सब को हम क्या कहेंगे, whatever which is available in our environment, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is known as resources। आप बस लेक्चर्स फॉलो करते जाओ ना, आपको लेक्चर्स में याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी बार लेक्चर्स में ही रिपीट कर देती हूँ ना, उसी में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो ऑयल रिसोर्सेज हैं, देखो ऑयल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज। तो ये तो पिक्टोरल उसमें बनाइए कि आपको अच्छा लगे, राइट। तो चलो फिर आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है, इनके टाइप्स ऑफ रिसोर्स हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी and create institutions to accelerate their economic development। हाय हाय, क्या बोल दिया मैंने, कुछ समझ ही नहीं आया, समझाती हूँ क्या है ये। देखो ये है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, डोंट जज मी इसके बेसिस पे ड्राइंग है मेरी, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग है, ये क्या कर रहा है, ये नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, अगर वो खेती कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो वो नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अगर वो जमीन से पानी निकाल रहा है तो वो नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। नेचर के साथ क्या कर रहा है, वो इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो नेचर के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, वो कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है ना। जैसे मान लो जब हम पानी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बोरिंग कराते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसमें पंप डालते हैं, ठीक है, फिर पानी, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, फिर पानी ऊपर आता है, राइट। जैसे मान लो बहुत बेसिक उसमें, जैसे हम वेल है, कुआं है, उससे हमें पानी निकालना, तो हम बकेट का इस्तेमाल करते हैं, हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और खेती कर रहे हैं तो हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, वो इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि जो हमारी कंट्री है, ताकि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो क्या करता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद के साथ और इंस्टीट्यूशंस बनाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसी डायग्राम में ही मैं आपको इसको लर्न करा देती हूँ।
देखो ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये कर रहा है नेचर के साथ इंटरैक्ट, ओके, ये इंटरैक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी जो है ये हेल्प कर रही है उसकी, ठीक है, और इसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, ये सब मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है, टेक्नोलॉजी की मदद लेता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इजी, ठीक है। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, ह्यूमन बीइंग जो है ना, जो हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल्स हैं, जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, उनको रिसोर्सेस में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर हम उनको यूज करते हैं, कैसे, जो भी मटेरियल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, ठीक है, सॉइल का यूज करता है कैसे, ह्यूमन बीइंग है, उसमें खेती कर रहा है, उसने उसमें बीज डाले, पेड़ हुआ, खेती हुई, ठीक है, तो मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे मटेरियल हो गया सॉइल, ह्यूमन बीइंग ने सॉइल का यूज किया, सॉइल उसने पूरा सॉइल को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उसने सॉइल की हेल्प ली, ठीक है, सॉइल में उसने क्या डाला, सॉइल में उसने सीड सो किए, ठीक है, यहाँ पे पेड़ हुए, क्या हुए, यहाँ पे पेड़ पौधे हुए, ठीक है, पेड़ पौधे, खेती, ठीक है, खेती हुई, अनाज हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये सब चीजें रिसोर्सेज बनी, ठीक है, उसने मटेरियल का यूज किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो रिसोर्सेज बनी और उन रिसोर्सेज को फिर ह्यूमन बीइंग ने यूज किया, तो क्या कर रहा है ह्यूमन बीइंग इज डूइंग व्हाट, ह्यूमन बीइंग कर क्या रहा है, ह्यूमन बीइंग तो बहुत कुछ कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या क्या नहीं कर सकता भाई, ह्यूमन बीइंग बताओ, अर्ली मैन से आज हम कहाँ पे आ गए, कितनी तरक्की कर ली ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म्स मटेरियल्स, human beings transforms materials which are available in our environment into resources and use them, ठीक है, तो human beings मटेरियल का यूज करता है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज में और उन रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए अब हम, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे क्या है रिसोर्सेज, ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है ओरिजिन के बेसिस पे, दिस इज फर्स्ट, ओके, तो पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और उसमें ही है एबायोटिक रिसोर्सेज, इजी टू लर्न, एक बायोटिक बस याद कर लो, उसके आगे ए बायोटिक लगा देना, ए लगा देना तो दूसरा टाइप हो गया वो, ठीक है, तो व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जान है, जान जानू वाली जान नहीं, जिनमें जीवन है, जिनमें जान है, जिनमें लाइफ है, उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। So these are resources which have what? Which have jaan in them, which have life in them. These are resources which have life, such as, कैसे, कौन कौन से हो गए ऐसे रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद एक रिसोर्स हैं, हमें जान है ना, लाइफ है ना, जीवन है ना, जिस दिन जीवन खत्म उस दिन रिसोर्स हम भी एज अ रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें जान है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, पेड़ पौधे, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, जीव जंतु, जानवर, पेड़, मछली,
ह्यूमन बीइंग, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या क्या आया? ह्यूमन बीइंग्स। अरे भाई ऐसा ह्यूमन बीइंग मत बनो, वैसे ही तो ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फ्लोरा, ठीक है। अब फौना कैसे बनाऊं मैं? फौना जानवर समझ लो, ठीक है। चलो बनाती हूँ, ठीक है, समझ लेना कुछ उसको, फौना है ये, ठीक है। फिशरीज, फिशरीज, लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक में क्या बना दूं मैं? चलो ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बायोटिक रिसोर्सेज है। इन सब में क्या है? इन सब में जान है। तो वो रिसोर्सेज जिनमें जान है, which have life in them, are known as biotic resources. देखो, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, इनमें भी लाइफ होती है, इसलिए इनको भी एबायोटिक रिसोर्सेज, सॉरी बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक का उल्टा। ऐसा मत लिखिए ना, अंडा देगी टीचर, अंडा भी देगी और साथ साथ डंडा। अब तो शायद डंडे नहीं पड़ते हैं, हम लोग के टाइम तो डंडे भी पड़ते थे। ऐसी संटी पड़ती थी यहाँ पे, मजा आता था तब भी, ठंड में वो भी। चलो ओके, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें जान नहीं है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज which are composed of non-living things, इनमें जान नहीं है, ये non-living things हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे पत्थर, मेटल्स, ठीक है, ये क्या हो गए? एबायोटिक रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयर, सॉइल, लाइट, वाटर, ये सब रिसोर्सेज तो हैं, पर इनमें क्या नहीं है? इनमें जान नहीं है, ओके, इसलिए ये क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। चलो अब दूसरे टॉपिक पे, सॉरी दूसरे बेसिस पे जाते हैं, ठीक है। दूसरा बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कितनी जल्दी ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कितनी जल्दी खात्मा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या टाइप है? एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल तो सुना होगा, नहीं सुना? चलो मैं बताती हूँ। व्हाट इज रिन्यूएबल? व्हाट इज रिन्यूएबल? द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से उनको रिन्यू कर सकते हैं, उनको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस्ड आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। इनको, इनका एक और नाम है रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। पता बेटा क्या होता ना, बुक में ना ये कनेक्टिंग वर्ड्स लिखे रहते, तो हमें लगता है इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो 2-3 वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी थ्योरी में, और उन वर्ड्स के अराउंड ही जो ना पूरी स्टोरी घूमती रहती है। तो वो 2-3 वर्ड्स अगर हम कैच कर लेना, हम पूरी स्टोरी अपने दिमाग से लिख लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम आंसर में पिक्चर की स्टोरी लिख के आ रहे हो, या रॉकी भाई की स्टोरी लिख के आ रहे हो, या डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी लिख के आ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोरी लिखनी है अपन को उस आंसर को एनरिच करने के लिए, उन जो वर्ड्स हैं उनके अराउंड स्टोरी लिखनी है, ठीक है, उनसे रिलेटेड स्टोरी लिखनी है, फालतू नहीं लिख के आना, ठीक है। तो क्या है इसमें, बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? हाँ, गिर जाओ, माइक भी गिर जाओ। हाँ, तो क्या है इनमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स? रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड, बस 2 इंपॉर्टेंट तो वर्ड्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज
जो रिन्यू हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, उनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इजी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? सोलर और विंड एनर्जी। सूरज की रोशनी खत्म तो हो नहीं रही है ना, बताओ अभी गर्मियों में तो और इतनी आगी बरसा रहे हैं ना सूरज देवता जी। बहुत 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 सोलर एनर्जी है हमारे पास, बहुत सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? सोलर और विंड एनर्जी, हवा, विंड, ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस के। ओके, अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? बताते हैं हम। These are resources which take millions of years in their formation. ऐसे resources जिनको बनने में ना अरबों खरबों ठरबों जाने कितने साल लग जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब अगर आपने उनको एक बार खत्म कर दिया ना, तो आपकी ना अरबों खरबों ठरबों वाली पीढ़ियों तक वो बनेंगे और फिर उसके बाद की पीढ़ियां उनको इस्तेमाल कर पाएंगी, ठीक है। तो ऐसा फंडा है भैया। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत दिमाग से यूज करना चाहिए। खत्म हो रहे हैं, खत्म होते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये? ऐसे रिसोर्सेस which take millions of years in their formation, उनकी फॉर्मेशन में करोड़ों मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है? फॉसिल फ्यूल, ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स तो सबको ही पता होगा। फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाते हैं? क्या आते हैं? कोल, ठीक है, वहाँ पेट्रोलियम, ये सब ना फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये खत्म होते जा रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है। ये खत्म हो गए ना, तो तेल की जगह पानी डाल के चलाओगे गाड़ी? नहीं ना। तो हमको उनको जुडिशियसली यूज करना चाहिए बेटा। फालतू में पेट्रोल, फालतू में साए साए गाड़ी भगाना सही नहीं है, पेट्रोल ही जाता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, ठीक है। मेटल्स को ना हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, एक हद तक मेटल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको फिर से यूज कर सकते हैं। पर अगर फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। अगर हमने कोयला जलाया, ठीक है, हमने ये कोयला है, इसको हमने जला दिया, ठीक है, ये जल के क्या बन गया? ये जल के बन गया राख, ठीक है, ये जल के बन गया राख। अब इस राख को वापस कोयला तो बना नहीं पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। और इस राख का क्या करोगे? फेंक ही दोगे, ठीक है, फेंक ही दोगे ना। तो ये क्या है? अगर फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो गए तो हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, और इसलिए ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। So non-renewable resources क्या है? Non-renewable resources are those resources which takes करोड़ों of साल in their formation, जिनको करोड़ों साल लगते हैं फॉर्मेशन में, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स उनके एग्जाम्पल हैं। मिनरल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, पर फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार कर लिए यूज तो वो खत्म, खल्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मेरा तुम्हारा, ठीक है, ये मेरा है। जैसे मेरा घर है, ठीक है, मैं मेरे घर की ओनर हूं, मालिक, मालकी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो क्या है ये? क्या है ये? इंडिविजुअल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप सिप बोल रही हूं मैं, ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दो है इंडिविजुअल रिसोर्सेस एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या है? ऐसे रिसोर्सेस which are owned privately by individuals, ऐसे रिसोर्सेस जिनको कोई इंडिविजुअल खुद ओन करता है। जैसे मेरा घर है, वो मेरा खुद का है, तो वो मेरा रिसोर्स है, वो मेरा प्राइवेट रिसोर्स है। मेरा कुआं है घर में, अगर
तो वो मेरा खुद का है, वो मेरा प्राइवेट रिसोर्स है। खुद अगर हम उसको ओन करते हैं दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। सो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली, प्राइवेटली, यहाँ प्राइवेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे? जो प्राइवेट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भैया इसको लिख लो, ओके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे रिसोर्सेज जो हम प्राइवेटली ओन करते हैं, वो हमारे खुद प्राइवेट होते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फार्मर का लैंड, फार्मर का इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ भैया। उसकी जमीन के बारे में कुछ बोल के देखो, आग बबूला हो जाता है फार्मर, है ना। का लैंड जो है, उसकी जमीन उसकी है, ठीक है। तो फार्मर का लैंड, जो अर्बन पीपल के जो मतलब प्लॉट समझ लो, ठीक है। प्लॉट वही लिखा है, अर्बन पीपल प्लॉट्स, गांव में भी प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लॉट्स हो गए, खेती बाड़ी हो गई, घर हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, प्लांटेशन हो गए, पैस्चर लैंड्स हो गए, तालाब हो गए, वाटर जो वेल में जो वाटर हो गए, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं। ये सब क्या है? ये है एग्जाम्पल। यार मैं खा गई, खाना तो खाया था फिर भी एम खा गई, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, दिख रहा है ये रेड कलर इस पे, चलो इसको व्हाइट से कर देती हूँ। क्या है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स। चलो ये तो आ गया होगा समझ में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। क्या है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज, क्या मेरे इसमें वर्ड देखो क्या आ रहा, कम्युनिटी वर्ड आ रहा है, ठीक है। कम्युनिटी वर्ड आ रहा है तो ये रिलेटेड टू कम्युनिटी हो गई ना, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है। कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। उनको पूरी कम्युनिटी ही ओन करती है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आर व्हाट? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? जल्दी जल्दी देखते हैं अपन, जल्दी जल्दी क्यों देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, जहां पे दफनाया जाता है, जहां पे जो वो जाते हैं ना, गाय भैंस बकरी लाइफ स्टॉक जो होता है ना, जहां ग्रेज करने जाता है, जहां पे चरने जाता है, वो बरियल ग्राउंड्स हो गए। जो गांव के तालाब हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, जो विलेजेस में प्लेग्राउंड्स, अर्बन एरियाज में प्लेग्राउंड्स, ठीक है। ये सब क्या है? ये सारी चीजें जो है ये एक्सेसिबल हैं। All these are accessible to everyone। जो भी उस कम्युनिटी में रह रहा है, उन सारे मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को ये सारी चीजें एक्सेसिबल हैं। तो वो जो रिसोर्सेज जो सबके लिए एक्सेसिबल है, वो जो सबके लिए अवेलेबल हैं, उनको कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। ये हो गया हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या आया? कौन सा बेसिस आया? अब आया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अभी तो पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा सॉरी मैं भी ना भुलक्कड़ हो गई हूँ। हाँ, अब एक और इसमें है, एक आ गया अब नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, एक मिनट पानी पी लूं, ठीक है। चलो भैया, ओके। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे नेशन में ना, हमारी देश में, किसी के भी देश में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, टेक्निकली वो सब नेशन का ही है।
चाहे आपका वो प्राइवेट हो फिर चाहे वो पब्लिक हो। अगर नेशन चाहे ना तो पब्लिक यूज के लिए आपका प्राइवेट रिसोर्स भी वो ले सकती है, ऐसे लॉ भी हैं, ठीक है, ऐसी पावर्स हैं उसके पास, ठीक है। तो क्या है नेशनल रिसोर्सेज? टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑल रिसोर्सेज आर ऑफ नेशन, ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन एंड कंट्री हैज लीगल पावर्स, कंट्री के पास लीगल पावर्स भी हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक के लिए एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। एक्वायर मतलब ले लेना, एक्वायर कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी को ले लेना, एक्वायर कर लेना, ठीक है। तो सारी कंट्रीज के, क्या बोल रही हूं मैं, कंट्री के पास लीगल पावर्स भी होती हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक के लिए एक्वायर कर सके, ओके। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आते हैं सारे मिनरल्स, सॉरी ये सभी आते हैं, ये भी है, ये सारी चीजें, सारे मिनरल्स, जो भी वाटर है, वाटर रिसोर्सेज हैं, सारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। और तो और मतलब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब अगर जैसे हमारा ये जो इंडिया है ना, सॉरी अबाउट द ड्राइंग, ठीक है, मेरी ना ड्राइंग उतनी क्या अच्छी नहीं है। तो ये इंडिया है, तो ये हमारी इंडिया का, सॉरी यार, ठीक है यार, ये पेन क्या है यार, ठीक है, ये जो हमारी, यार ठीक है, बेकार बना है ना, कोई नहीं, चलता है, चलो। तो ये जो क्या है, ये ना इंडिया की बाउंड्रीज है, ये सब क्या है, ये इंडिया की बाउंड्रीज है। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं इसको, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्स होगा भैया, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो भी है, वो सब क्या है, वो सब नेशनल रिसोर्सेज हैं, वो सब नेशन का है, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर तो ठीक है, और कहाँ का, ओशियनिक एरिया। अब ओशियनिक एरिया ओशियन में कैसे हो सकता है यार? होता है, कैसे होता है, जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ओशन, ठीक है, यहाँ बनाती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे ना बहुत खिचड़ी पक गई है, एक मिनट, यहाँ बनाती हूँ, कहाँ बनाऊँ मैं, ऊपर ही बनाती हूँ, छोटा सा मैं बनाती हूँ, चलो। ठीक है, ये ना कोई पजल लग रहा है कि मैंने पजल बना दिया है, ठीक है। ये हो गया इंडिया का मैप, ओके। इसके अंदर जो भी क्या क्या, हमने क्या क्या देखा, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी वाटर है, जो भी वाइल्ड लाइफ है, वो सब क्या है, वो सारे रिसोर्सेज नेशन के रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद और क्या, उसके बाद ये जो क्या है, ये जो भी पानी है यहाँ पे, ठीक है, ओशन जो है, तो इस ओशन में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, कितना, 22 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स, हमारी बाउंड्री से 22 किलोमीटर्स के एरिया तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वाटर में, सबसे पहले इस ये 22 किलोमीटर तक के जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, ये हमारी टेरिटरी का वाटर है,
इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी टेरिटरी के हैं, वो हमारे नेशन के हैं, ये रहता है। ठीक है, आ गया। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर लैंड है, जो भी मिनरल्स है, जो भी लाइफ है, जो भी सॉरी वाइल्ड लाइफ है, जो भी और क्या है, जो भी फॉरेस्ट है, वो सब नेशन का है। और ओशियन में 22 किलोमीटर 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो है टेरेस्ट्रियल वाटर, और उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे नेशन के हैं। ठीक है, वो भी नेशन के होते हैं। ओके, तो ये सब काय में आते हैं, कम्स अंडर नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसी में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में एक और टाइप है, क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल समझ गए होगे, बाहर के, नेशनल नहीं है जो। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कि उनको कितना ले सकते हो आप, कब ले सकते हो उन रिसोर्सेज को, कब यूज कर सकते हो, कब नहीं यूज कर सकते, ये सब रेगुलेट करते हैं वो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उनको कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्या होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, भैया इतना वर्ल्ड है, वर्ल्ड में तो यार बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, कंट्रीज के तो कंट्रीज के हो गए, अब इंटरनेशनल कौन से हुए भैया, सब कंट्री अपना अपना ओन करती होगी, अब इंटरनेशनल कैसे हुए बताती हूँ। ठीक है, तो ओशियनिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है अब, तो ओशियनिक रिसोर्सेज वो ये क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज ना ओशियनिक रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो कोई भी कोस्ट लाइन है कंट्री की, ठीक है, मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया की ये हो गई कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है, जो पानी से घिरी होती है ना, उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, इंडिया की हो गई कोस्ट लाइन। तो इस कोस्ट लाइन से 300 किलोमीटर 370 किलोमीटर, 300 किलोमीटर भी नहीं, 370 किलोमीटर के बाद ये हो गई कोस्ट लाइन। इस कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर आप और चले जाओ, इसके बाद का जो एरिया है, इस 370 किलोमीटर के बाद का जो ओशियन है ना, उसको क्या कहते हैं, वो ओपन ओशियन है, और वो आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और उस ओपन ओशियन में जितने भी रिसोर्सेज होंगे ना, बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे, वो सब आएंगे इंटरनेशनल, वो सब कहलाएंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और इन रिसोर्सेज को ना हम बिना परमिशन लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमको उन रिसोर्सेज को यूज करना है तो हमें ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे हैं, हम उनको पढ़ेंगे आगे, तो उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। सो ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles, that is 370 kilometers of the coastline of the country comes under open ocean। 370 किलोमीटर के बाद का ओशन जो है वो है ओपन ओशियन, एंड और उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और उनको यूज करने के लिए हमको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें रेगुलेट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बेसिस पे क्या है, रिसोर्सेज के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि पोटेंशियल तो है जिनमें, मतलब रिसोर्सेज
पाए गए हैं, मतलब जैसे इसको ना एग्जाम्पल से समझो, राजस्थान और जो गुजरात है ना, वहां पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत है, वहां पे इतना पोटेंशियल है कि हम उसको बहुत, उस एनर्जी का यूज करके हम बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर पोटेंशियल है, पर उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। वहां पे डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, मतलब वहां डेवलपमेंट की जा सकती है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। सो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, रीजन में पाए ऐसे रिसोर्सेज जो हैं तो, पर उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत है, पर हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो दोज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, फिर है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये क्या है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. Resources जिनको सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी देखा गया कि भैया उन रिसोर्सेज की क्या क्वालिटी है, कितने क्वांटिटी में है, कितनी तादाद में वो रिसोर्सेज हैं, उनको ये सब सर्वे किया गया है और उनको देखा गया कि ठीक है, इनको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड देयर लेवल ऑफ फीजिबिलिटी। ये तो भैया बिल्कुल सही बात है, आपके पास कुआं है पर आपके पास बाल्टी और रस्सी नहीं है, तो आप उसमें स्ट्रॉ डाल के पानी तो निकालोगे नहीं, मतलब उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर कुआं है तो उस पानी को निकालने के लिए या तो पंप चाहिए, ठीक है, या तो बकेट या बाल्टी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और फीजिबिलिटी बहुत जरूरी है कि अगर टेक्नोलॉजी है होनी चाहिए और वो इजीली फीजिबल होनी चाहिए, है ना, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए कि भैया हम उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके, उसको इजीली यूज कर सके और रिसोर्सेज का लुफ्त, क्या बोलते हैं उसको, लुत्फ उठा सके, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो सिर्फ अवेलेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो भैया यूज हो जाएंगे, नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो हम रिसोर्सेज को निकाल पाएंगे और उन रिसोर्सेज को हम यूज कर पाएंगे, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे भैया, बहुत बेसिस हो गया, बस कुछ और एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी का हम हर टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। आप चिल रहो, फॉलो करो लेक्चर्स, सब बनेगा, रट जाएगी, ठीक है, सब हो जाएगा। और जो जो आपको लगता है ना, आप नोट्स इसके बाद में बताऊंगी, इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप से, सो वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, यही सेम बेसिस चल रहा है अभी, ठीक है। स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या होता है, सोचो स्टॉक क्या है। अगर हम बहुत सारा खाना इकट्ठा कर दें, पानी बहुत सारा इकट्ठा करके रख लें, तो हम क्या कहते हैं, हमने उसका स्टॉक लगा लिया है, उसको हमने स्टॉक कर लिया है, उसको हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो क्या है, मटेरियल्स which are present in environment, जो कि environment में present है, जिनका पोटेंशियल है, मतलब उनको हम यूज कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल है कि वो बहुत काम आएंगे और वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स जो एनवायरमेंट पे प्रेजेंट है, जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की शक्ति है, पर क्या नहीं है, ये सब तो है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर सके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टॉक,
अभी मैंने आपको कुआं का एग्जाम्पल दिया ना कि हमारे पास कुआं है पर उस कुआं में से पानी निकालने के लिए पंप नहीं है, पाइप नहीं है, बकेट नहीं है, रस्सी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम पानी निकालेंगे कैसे भाई? पानी अपने आप तो आ नहीं जाएगा ना कि मैं कहूंगी यार पानी आ जा, ऐसा तो नहीं आएगा ना। जैसे थॉर का वो होता है ना हैमर कि हाँ ठीक है आ रहा है वो ऐसा करता और आ जाता, नहीं नहीं। क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या है, एनवायरमेंट में मटेरियल्स हैं, पोटेंशियल है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर ह्यूमंस के पास जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इनको एक्सेस करने के लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? स्टॉक, STOCK, स्टॉक। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, सुनना है इसको। आप देख रहे होगे वाटर कितना है, वाटर मतलब अभी है सही कि हमारा काम चल रहा है पर बहुत वेस्ट हो रहा है। वाटर को सेव करो, खाना वाटर सेव करो भाई, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको साफ पानी नसीब नहीं होता है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट वाटर, जितना यूज करना है उतना ही लो। खाना भी जितना आप खा सकते हो उतना ही अपने प्लेट में डालो। देयर आर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी चिल्ड्रन जो भूखे पेट सोते हैं। आप बाहर निकल के देखोगे ना, छोटे छोटे से बच्चे ऐसे घूमते हैं ना, दे डोंट हैव फूड। तो प्लीज डोंट वेस्ट फूड। यू आर सो लकी जो भी आपको खाना मिल रहा है ना, यू आर वेरी लकी कि आपको खाना मिल रहा है। यू आर वेरी लकी, आपके ऊपर गॉड का ग्रेस है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। सो डोंट वेस्ट फूड एंड डोंट वेस्ट वाटर। ओके, चलो लेक्चर, मैं थोड़ा ज्ञान देने लगी ना, कोई नहीं थोड़ा ज्ञान चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस। वाटर जो है वो 2 गैस से बनता है। किससे? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अब मैं यहाँ साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, टेंशन नहीं लो, साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके, हाइड्रोजन जो है ना उसके पास ना बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है हाइड्रोजन। पर अगर हम यूज करते हैं तो हम वाटर से हाइड्रोजन निकाल के हम कितनी एनर्जी बना सकते हैं, पर हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की। तो कैसे उसको निकालें, ठीक है, हम वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए जो वाटर है ना इसको हम स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। अरे पेन गिर गया भैया, ठीक है, उसको हम क्या स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं वाटर को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स, क्या है रिजर्व्स? रिजर्व जो है ना वो स्टॉक ही समझ लो, ठीक है, स्टॉक के अंडर ही आता है रिजर्व, ठीक है। क्या है रिजर्व? रिजर्व्स कम्स अंडर द स्टॉक व्हिच कैन बी यूज्ड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनको हम जो टेक्नोलॉजी अभी है उससे हम यूज कर सकते हैं, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं, पर उनका जो यूज है ना वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम रिजर्व्स कहते हैं। तो रिजर्व्स आर जस्ट लाइक स्टॉक ओनली, ठीक है। हम उनको, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उस रिजर्व को यूज कर सकते हैं, पर अभी तक उनका यूज मतलब उनको यूज करना हमने स्टार्ट नहीं किया है। सो दोज आर रिजर्व्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आया? अब आया नया टॉपिक भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, खत्म हो गए है ना। चलो नया टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस क्या है? अब हमको पता है कि रिसोर्सेस तो इंपॉर्टेंट है, खाना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, खाना, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, soil is very important, every resource is very important. Okay, resources are important for human survival. आप बिना पानी के कितने दिन जी लोगे? ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, ठीक है।
तो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन को अपना जीवन बचाने के लिए, ठीक है, क्या किस चीज की जरूरत है? रिसोर्सेज की जरूरत है. सो रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी रहे, वो अच्छे से जी सके, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, उन्होंने क्या किया ना, कभी कभी एक कहावत है ना, उंगली पकड़ाओ तो हाथ ही पकड़ लिया, है ना. तो ह्यूमन बीइंग्स ने ना उनको बहुत केयरलेसली यूज करना स्टार्ट कर दिया. अरे भैया, आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, आप उसमें, यार आजकल तो चिप्स के पैकेट में क्या बोलते हैं, चिप्स तो फ्री में आती है, वो तो हवा रहती है उसमें, ठीक है. मान लो चिप्स का पैकेट है, ठीक है. अब आप उसको अगर एक चिप्स खाओगे तो उसमें मुश्किल से, चलो मान लो 10 चिप्स हैं, तो वो आपकी दिन की एक चिप्स खाओगे तो आपकी वो 10 दिन चल जाएंगी. पर आपने उसको एक ही दिन में, एक ही घंटे में खा लिया, तो वो जल्दी खत्म हो गया ना. तो मतलब वैसे ठीक है एक ही बार में खाते हैं, पर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, समझ लो अब एग्जाम्पल, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्होंने ना रिसोर्सेस को बहुत केयरलेसली यूज करना स्टार्ट कर दिया. कि मतलब अगर आप किसी एक चीज को, किसी एक रिसोर्स को 100 साल तक चला सकते थे, तो आपने उसको 20 साल में कंज्यूम करके खत्म कर दिया, आपने उस रिसोर्स को 20 साल में ही खा लिया. तो केयरलेसली आपने यूज किया ना. अगर आप थोड़ी कंजूसी से, थोड़ा दिमाग लगा के सही जगह पे उन रिसोर्सेस को यूज करते, मान लो वो चिप्स का पैकेट आपने बिना भूख के खा लिया, आपने खाना खा भी लिया था, फिर भी आपने चिप्स का पैकेट बिल्कुल खा लिया, है ना, चटोरेपन की वजह से. आपको जब भूख लगती है आप वो खाते, तब वो आपको ज्यादा काम आता ना. तो ऐसे ही केयरलेसली हमने रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं ना. ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, केयरलेसली स्टार्ट कर दिया यूज करना, तो उसके कारण रिसोर्सेज खत्म भी हो रहे. क्या प्रॉब्लम्स फिर, मतलब उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. अब उन प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके देखेंगे. देखो क्या बढ़िया बढ़िया बादल बना के रखे हैं, हाँ, ठीक है. ओके, तो पहला क्या हुआ, पहली प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का खात्मा, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं भाई, रिसोर्सेज जा रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर. तो थांबा, धीरे धीरे यूज करो रिसोर्सेज को, ठीक है. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भैया. ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, इतना पेट्रोल जला रहे हो, डीजल जला रहे हो, हैं गैसेस जाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सारी प्रोसेस है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है. टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स, जो पहाड़, जो बर्फीले पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से वाटर लेवल जो है, क्योंकि वो पानी आता है सी में जाता है, उसका ओशनिक वाटर लेवल बढ़ रहा है. समुद्री जो वो है ना, समुद्री तट वाले क्षेत्र, जो कोस्टल एरियाज हैं, वो डूबते जा रहे हैं. तो बहुत कुछ हो रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी ओजोन लेयर खराब हो रही है, डिप्लीट हो रही है, हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, इसको यहाँ लिख देती हूँ TAL, ठीक है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत पॉल्यूशन हो गया है भाई. कितना पॉल्यूशन हो गया है देख के, अब बाहर जाओ, बहुत पॉल्यूशन है. सुबह तो फिर भी लगता है, बट आजकल तो सुबह भी एकदम ऐसा पॉल्यूट लगता है ना, एकदम धुंधला धुआं टाइप्स. बहुत एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है. और क्या हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. प्रॉब्लम्स अति हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो क्या करना चाहिए, अब प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, रिसोर्सेज का यूज तो जरूरी है, क्योंकि हमें सरवाइव करना है ना. पर कैसे, उनको अच्छे से यूज करो ना. उनको कैसे यूज करो, उनको अच्छे से, उनको सस्टेनेबली यूज करो. यहाँ पे हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे, क्या, सस्टेनेबली. तो क्या करना चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए हमको, क्योंकि हमारे केयरलेसली यूज करने की, रिसोर्सेस को केयरलेसली यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ओजोन खराब हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो क्या करना चाहिए हमें,
हमें प्लान करके रिसोर्स को यूज करना चाहिए, रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए। प्लान करके यूज करेंगे, आगे 10 साल का प्लान बनाएंगे तो रिसोर्स को हम एफिशिएंटली यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम सस्टेनेबली यूज कर सकें और हर लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट, मतलब उसको हर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सके। कैसे एग्जिस्ट कर सके बताती हूँ, खिचड़ी बन गई ना यहाँ पे। हमें ऐसी रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए कि जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे रिसोर्सेस में सॉइल है, वाटर है, ठीक है, और क्या है, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसी प्लानिंग करो कि ये सभी लाइफ फॉर्म्स, ये सब लाइफ है ना, ये सभी लाइफ फॉर्म्स सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर सके, मतलब ये सभी जिंदा रह सके, इनको नुकसान ना पहुंचे, बिना इनको नुकसान पहुंचाए आप रिसोर्सेज का यूज करो। तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि सारी लाइफ जो है वो साथ में सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर सके। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आगे हमने अभी पढ़ा ना सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। तो व्हाट इज सस्टेनेबल, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज अ डेवलपमेंट which should take place without damaging the environment. ऐसी डेवलपमेंट, आप ऐसे विकसित हो, ऐसे अपना विकास करो। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास करना है ना, अपना विकास करना। तो ऐसा डेवलप हो कि बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए, कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे भाई, और क्या ना हो। हम आज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस प्रेजेंट की डेवलपमेंट की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट पे उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि भैया हम आज अपनी डेवलपमेंट को करने के लिए हम फ्यूचर को देख ही नहीं रहे, हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जो कि बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए की जानी चाहिए, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ऐसी डेवलपमेंट जो बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए की जाती है, हमारी प्रेजेंट की डेवलपमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So sustainable development is a development which should take place without damaging the environment. ठीक है, इसमें क्या important point है, without damaging the environment and should not compromise with future generation. ठीक है, so development which should take place without damaging the environment and should not compromise with the future generation is known as sustainable development. आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। अभी हमने देखा कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे से डेवलप भी हो सकेंगे और सारी जो लाइफ्स है ना वो भी रह सकेंगी, जिंदा रह सकेंगी, सारी लाइफ्स एग्जिस्ट कर सकेंगी। ठीक है, ओके, आगे क्या है, तो उसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? ये एक स्ट्रैटेजी है। प्लानिंग क्या होता है, प्लान बनाना कि ठीक है अब हमको ऐसा करना है। मान लो अगर हमें ट्रिप पे जाना है तो हम प्लान बनाते हैं ना कि हमें टिकट करनी है, मान लो हमको कश्मीर जाना है घूमने, अरे कहीं भी मान लो जहां आपको जाना है, ठीक है, मान लो कहीं जाना है, तो हमें जहां जाना है वहां की हमको टिकट करनी पड़ेगी, फिर वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई वहां पे होटल्स हैं कि नहीं, फिर हमें अपने रहने का देखना पड़ेगा, फिर वहां खाने का देखना पड़ेगा कि भैया उस होटल में जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड, कहीं कहीं भैया कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होटल्स में खाना नहीं खाते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। तो सब देखना पड़ता है ना, तो एक प्लान बनाते हैं हम कि हम टिकट करते हैं, फिर हम होटल करते हैं, फिर हम जाते हैं वहां पे,
फिर हम पूरा प्लान करते हैं कि हमें जाना कैसे, हमें कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं घूमना है, ये सब हम एक बजट बनाते हैं, सब करते हैं ना, तो ये प्लान करते हैं। तो प्लान क्या है? एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है रिसोर्स को यूज करने की, कि हम रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे, हमें रिसोर्स को यूज करना है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो प्लानिंग इज अ स्ट्रैटेजी टू यूज रिसोर्सेज एप्रोप्रिएटली, जुडिशियसली, सही तरीके से हम रिसोर्स को यूज कर सके, उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। वो हम मतलब सही तरीके से जब हम रिसोर्स को यूज करने के लिए प्लान बनाते हैं, दैट इज रिसोर्स प्लान, ठीक है। प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजी फॉर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जो है ना वो डाइवर्सली अवेलेबल है, बहुत, जैसे कहीं कुछ अवेलेबल है, कहीं कुछ अवेलेबल है, ठीक है, तो डाइवर्सली अवेलेबल है वो। कुछ रीजन्स जो है ना वो रिच होते हैं, कुछ रीजन, सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ रीजन्स में कुछ रिसोर्सेज कह रही हूँ मैं, रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट मतलब रिच होते हैं, कुछ रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो कुछ रीजन्स होते हैं जहां पे कुछ रिसोर्सेज होते हैं, और ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे रिसोर्सेज ही नहीं होते भैया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत डाइवर्सली है, कहीं है वो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की भी जरूरत है कि उनको एफिशिएंटली यूज भी करें, और डाइवर्सली जो रिसोर्सेज फैले हुए हैं यहाँ वहां, तो उनको उस चीज को भी बैलेंस आउट करने के लिए भी रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल यूज। रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के लिए उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। समझ लो भैया, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग तो हर चीज में जरूरी है। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने बोला ना एक कि कुछ जगह पे, कुछ जगह, ये माइक ना ऐसे फंस जाता है ना, मुझे लगता है गिर जाऊंगी मैं, तो कुछ जगह पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं और कुछ जगह पे रिसोर्सेज है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड है, ठीक है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में क्या है, यहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत हैं, रिच हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वाटर रिसोर्स बहुत है, ठीक है, वहां पे वाटर रिसोर्स बहुत है, पर वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, राजस्थान, राजस्थान में क्या है, सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, पर वाटर रिसोर्स नहीं है, राजस्थान में पानी की कमी है ना, वाटर रिसोर्स नहीं है वहां पे। लद्दाख में कहाँ क्या है, लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज बहुत है, वहां का कल्चर बहुत रिच है, ठीक है, बहुत कल्चरल हेरिटेज बहुत है, बट वहां पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कुछ मिनरल्स की कमी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ मिनरल्स हैं और कुछ नहीं है, कुछ रिसोर्सेस नहीं है। तो इससे हम क्या समझते हैं, हमें बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब रिसोर्स प्लानिंग ही है ये, उसके आगे बैलेंस जोड़ दो कि बैलेंस बना रहे, ये जो ज्यादा और कम का ये जो इम्बैलेंस है ना, इसको बैलेंस हो जाए, सॉरी ऐसा बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो क्या, देयरफॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल लेवल पे सबसे पहले क्या आता है, नेशन आता है, फिर आता है स्टेट, फिर आता है रीजन और फिर आता है लोकल। तो ऐसे याद करो, नेशन, स्टेट, रीजन और लोकल, NSRL, NSRL। तो इन सारे लेवल्स पे रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, सारे लेवल्स पे प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वो कहेंगे बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, ओके। अब क्या है रिसोर्स प्लानिंग, क्या है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हम इसको थोड़ा सा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे, कैसे, कहाँ, क्या क्या है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, उसमें क्या है। इट इन्वॉल्व्स, क्या हो रहा है इंडिया में, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, रिसोर्स का ना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस,
अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी रीजन्स हैं वहां कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको देखना कि कहाँ है रिसोर्सेज भाई, कहाँ नहीं है, उसको पहचानना। ठीक है, ये सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कंट्री में किस रीजन में, किस पार्ट में रिसोर्सेज हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन अब हम कैसे करते हैं? हमारे पास जादू तो नहीं है कि हम आंख बंद करेंगे और हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ पे नहीं है। नहीं, हमें उसके लिए सर्वे करना पड़ता है। जब हम सर्वे करेंगे, हम मैपिंग करेंगे, ठीक है, और हम मेजरमेंट्स लेंगे, इन सब से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ रिसोर्सेज हैं और कहाँ नहीं है। अब सेकंड क्या है? क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर विच हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जहां पे टेक्नोलॉजी हो, सही टेक्नोलॉजी हो, अच्छी स्किल्स हो और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि सिर्फ रिसोर्स के अवेलेबल होने से डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। सो क्या जरूरत है? हमें ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत है जहां पे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, अच्छी स्किल्स हो, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, ताकि हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सके, उस जो हमने प्लान बनाया है ना उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने पड़ेंगे। थर्ड क्या है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ऑल नेशनल डेवलपमेंट। मतलब हमने भैया रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए तो प्लान बना लिया, पर अब वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया है और जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट का प्लान है, उसको मैच करना, उसको बैलेंस करना। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो और क्या कर रहा है फिर इंडिया ने? क्या किया है? तो इंडिया ने ना इन सारे पॉइंट्स को ना अचीव किया है। रिसोर्स प्लानिंग को उसने सही तरीके से, मतलब वो प्लान बना रहा है। उसने जो पहला 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो है ना, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है? हाँ, इंडिया ने अपने पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला 5 ईयर प्लान बना था ना, उसके बाद से ही उसने अपनी रिसोर्स प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और वो अपने गोल्स को जो है वो अच्छे से प्लान कर रहा है। इंडिया इज डूइंग अ गुड जॉब। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग में ही आगे है ये। चलो इसका ये ना मैंने बताया ना, ये सेम चीज है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट होगा रीजन का। ये एक देखो, एक काइंड ऑफ एक रिएक्शन के फॉर्म में है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है भाई, किसी रीजन में अवेलेबल है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स अवेलेबल है, तो उस रीजन का डेवलपमेंट होगा। पर बिना किसकी जरूरत है? बिना अगर क्या नहीं होगा तो रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस है ना, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। जो एक केमिस्ट्री में, साइंस में, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें जो कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, है ना, वही कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये जो अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हैं, तो रीजन का डेवलपमेंट होना पक्का ही पक्का है। ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, एंड फर्दर दे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज में तो रिच हैं,
उनके पास रिसोर्सेस तो हैं पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, डेवलप नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। और कुछ रीजन्स हैं जहां पे रिसोर्सेस पुअर हैं, है ना, पर वो इकोनॉमिकली डेवलप हैं, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है पर वो फिर भी रिच हैं। ऐसे ही इसका एग्जांपल लेते हैं, जब ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन इज नॉट अ वेरी रिच इन रिसोर्सेस, पर उसके पास टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी थी तो वो इंडिया में आए, और वो उन्होंने इतनी जो कॉलोनाइजेशन किया ना, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने ये इतना डेवलप एक कॉलोनाइजेशन किया। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो आए, उन्होंने कॉलोनीज बनाई, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लिए उन रिसोर्सेज को और फिर उसका यूज किया, इसलिए वो रिच है, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कुछ पुअर रिसोर्सेज कंट्रीज जिनके पास रिसोर्स नहीं है पर फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, वो रिच हैं। तो टेक्नोलॉजी होना जो है बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में ही है, ये सब टॉपिक है, सब टॉपिक्स पे चल रहे हैं हम, ठीक है। ये आई गेस शायद स्लाइड्स खत्म ही होने वाली हैं, तो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। हमने पढ़ा रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं, सब जरूरी हैं भैया, पर उनको क्या देखा अभी हमने, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, बैठे रहेंगे फिर, है ना। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा, उन्हें हमें सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कंजर्व करना है रिसोर्स को, भाई कंजर्व करो और उन्हें सेव करो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में भी रिसोर्सेज रहे, नहीं तो आगे वाली पीढ़ी कहे भाई दादाजी पेट्रोल क्या होता था, डीजल क्या होता था, उनको भी तो पता लगे कि पेट्रोल की खुशबू क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये तो हमने देखा। यहाँ थोड़ी सी ना स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक है, उसको मैं सही करती हूँ। रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ये है नया पॉइंट है, ओके। इर्रेशनल कंजप्शन, जो इर्रेशनली हम कंज्यूम कर रहे हैं ना रिसोर्सेज को, ठीक है, बिना सोचे समझे कंज्यूम किए जा रहे हैं रिसोर्सेज को, उनको बहुत ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से ना बहुत सारी हमने देखा कि प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उसकी वजह से बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन इश्यूज को, ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए कंजर्वेशन जरूरी है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है पर हम उनको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज, तो उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, ये ना, ये महात्मा गांधी ने बोला है, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये बोला है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसको समझो, कितनी डीप बात है। हर इंसान की नीड के लिए तो इनफ है, जितनी उसको नीड है उसके लिए इनफ है, पर उसकी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। अगर उसकी लालच के लिए इनफ नहीं है, तो उस हर इंसान की नीड्स को तो पूरा किया जा सकता है, पर उसकी लालच को पूरा नहीं किया जा सकता।
he said that greedy and selfish individuals, उन्होंने कहा कि जो लालची और जो selfish individuals है ना, उनकी वजह से जो डिप्लीशन हो रहा है ना, वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, मॉडर्न उसका उन्होंने ना उसको ऐसा बोला है कि बहुत एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मतलब वो रिसोर्स को ना बिना सोचे समझे बस ग्रीड के लिए ना बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर देती है। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे रिसोर्सेज का ना डिप्लीशन हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने क्या बोला है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। एंड व्हाट ही सेड, he said that greedy and selfish individuals, जो greedy और selfish लोग हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है कि बस उसको एक्सप्लॉइट करना, रिसोर्सेज निकालते जाना है, इट इज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। जो ग्लोबली जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, यही चीजें, यही ग्रीड, ये जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, ये जो सेल्फिशनेस है, यही सब जो है ये ग्लोबल लेवल के पे जो रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है उसका कॉज है। इनकी वजह से ही ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, खत्म हो गया लेक्चर। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 2 आएगा। ठीक है, ये क्या है, फिर से ये एक नया जो ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 उसका शेड्यूल है। आप आए, बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले रहे हैं और मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो आएगा मंडे को। मंडे और थर्सडे मेरी क्लासेस होंगी एसएसटी की और ये क्लासेस आएंगी 7 PM to 8 PM, 7 से 8 बजे के बीच में क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो डू कम और एसएसटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, चिल करके पढ़ो, रॉक करो, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, और एक और चीज, हाँ, हमारे ऐप को डाउनलोड करो स्कोर प्लस ऐप से, सॉरी, हमारे स्कोर प्लस ऐप से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल इसको डाउनलोड करो। ये ऐप आपके लिए तो बनाया गया है, इसको यूज करो। इस ऐप पे जाइए, इसके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कीजिए और मजे कीजिए, पढ़िए, है ना। इसको पढ़ लेंगे आपको पूरी सोशल साइंस समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।